Good morning. Dear myself, Dr. Pavan Kumar. And basically, I did my UG from Himalaya Ayurvedic College, Medical College, Rishikesh, Dehradun. And after that, I have completed my MD degree in Department of Samhita Siddhanta in the year of 2017. After that, I worked in FS Ayurvedic Medical College, Shikohabad as an assistant professor in the Department of Samhita Siddhanta. And after that, uh, since 1.5 year, last 1.5 year, I am working in Major Residency PG Ayurvedic Medical College as assistant professor in the Department of Samhita Siddhanta. So, as we all know that the season is coming for the fever. डिफरेंट फॉर्म में फीवर भी आपको देखने को मिलेगा. सीज़न स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट. अभी टाइफॉइड फीवर, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया फीवर, मलेरिया फीवर, डिफरेंट टाइप के फीवर्स अभी आना स्टार्ट होंगे. सो थ्रू आयुर्वेदा, फॉर आयुर्वेदिक स्कॉलर एंड आयुर्वेदिक फिजिशियन, बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन स्कॉलर, कैसे इन सारे फीवर्स को हम मैनेज करें थ्रू प्योर आयुर्वेदा. सो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. सो फर्स्ट विल डू स्टार्ट करेंगे. फीवर कई सारे फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है. हो सकता है ये एज ए इंडिविजुअल डिजीज़ हो, जैसे जो लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलते हैं कि आपको डेंगू फीवर मिल रहा है, मलेरिया फीवर मिल रहा है, और आपको टाइफॉइड फीवर मिल रहा है, चिकनगुनिया फीवर मिल रहा है, या वायरल फीवर मिल रहा है. आपको एक तो ये इंडिविजुअली एज ए डिजीज स्टार्ट हो सकते हैं, और कभी कभी है एज ए सिम्टम के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं. सो कैसे हम इन फीवर को टैकल करेंगे थ्रू प्योरली आयुर्वेदा. हो सकता है एज ए सिम्टम शायद हेपेटाइटिस के साथ फीवर आपको डेवलप देखने को मिले. हो सकता है ओल्ड एज में जब पर्सन को जब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, उस कंडीशन में भी आपको फीवर देखने को मिल सकता है. या फिर यूटीआई वाली कंडीशन में भी, जहाँ भी फीमेल या मेल में यूटीआई की कंडीशन डेवलप होती है, वहाँ भी एज ए सिम्टम ये फीवर आपको देखने को मिलता है. सो फर्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये इंडिविजुअल डिजीज़ है, डिजीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है ये फीवर, या फिर ये एज ए सिम्टम किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है. सो पहले हमको वो एनालाइज करना है और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट पे जाना है. फॉर एग्जांपल, जस्ट अभी आपके पास आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके पेशेंट्स में जस्ट स्टार्टिंग फेज़ है, अभी 2 या 3 दिन हुआ है, या फर्स्ट डे ही है फीवर को, तो हम कैसे उसको मैनेज करें. तो यहाँ बताया गया चरक संहिता में डायरेक्टली स्टार्टिंग में आपको लंघन कराना है. बट वहाँ पे लंघन का जो फॉर्म बताया है, वो लंघन सिर्फ उपवास के फॉर्म में बताया, ना कि वहाँ पे ये बोला गया कि दशविध जो लंघन बताया गया, चतुर्विध संशोधन के साथ साथ जो और अदर फॉर्म मॉडलिटी हैं लंघन की, वो नहीं बताई गई. वहाँ सिर्फ बताया गया सिर्फ उपवास फॉर्म में आपको उसको यूज़ करना है. सो उपवास के साथ साथ में हो सकता है, आपने चरक संहिता में डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन किया है कि उपवास इन द फॉर्म ऑफ लघु आहार with the help of medicine or without medicine. सो अगर आपके पास पेशेंट या आपके जो फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड को अगर स्टार्टिंग फेज में फीवर आता है, फर्स्ट 1 या 2 दिन हुआ है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है. सिंपली आपको शुंठी कषाय, जो शुंठी पाउडर आपको मार्केट में मिलता है, ईजिली मिलेगा, जो जिंजर पाउडर, ड्राइड जिंजर पाउडर, उसको क्या करना है, आपको डिकॉक्शन बनाना है. फॉर एग्जाम्पल 200 ml वाटर लेना है, उसको बहुत ही सीम गैस पे आपको रखना है, गरम करना है. 1 चम्मच उसमें शुंठी पाउडर डालना है, और तब तक बॉईल करना है जब तक 1/3 ना रह जाए, 1/4 ना रह जाए. 1/4 होने के बाद उसको फिल्टर करना है और उसको कंज्यूम करने के लिए देना है. और दूसरा चीज़, चरक संहिता में डायरेक्टली ये भी बताया है कि ज्वर क्या है, फीवर है पित्त प्रधान व्याधि. सो अगर पित्त को शमन करने के लिए
थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए शुंठी कषाय में आप हो सकता है आप सिता या मिश्री को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिता क्या होता है, सिता मिश्री पित्त शामक है और ज्वर भी क्या है, पित्त समुद्भव व्याधि है, आमाशय से उत्पन्न है। आमाशय के लिए हम शुंठी कषाय यूज करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, शुंठी कषाय दीपन और पाचन दोनों काम करता है। और साथ साथ में जो हमारा सिता है, सिता हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पित्त शामक, या थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए भी पेशेंट को, क्योंकि थोड़ा सा बिटर पंजन टेस्ट होता है शुंठी कषाय का, सो उसको कम करने के लिए भी हम सिता का यूज़ कर सकते हैं। सो लगभग 2 या 3 दिन तक हम फ्रिक्वेंटली ये 3 to 4 टाइम्स हम पर्सन को शुंठी कषाय देने के लिए एडवाइस करेंगे। उससे होगा क्या, मेनली जो ज्वर है स्टार्टिंग फेज में हमें सबको पता है कि सामदोष पित्त के अनुबंध से सामदोष डेवलप होता है और उसकी वजह से ही फीवर डेवलप हो रहा है। तो शुंठी कषाय क्या है, साम या आम दोष की वजह से आम का पाचन करने वाला होता है। तो हो सकता है 2 या 3 दिन में इजिली, अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है तो फीवर डेफिनेटली 2 या 3 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर फॉर आफ्टर 2-3 डेज भी अगर ये फीवर ठीक नहीं होता है तो गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन एज पर जैसे हमारे पेशेंट्स या हमारे फैमिली मेम्बर करवाते हैं। आफ्टर 72 आवर्स वो ट्रीटमेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर 72 आवर्स या 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट पार्टी ने या आपके जो फैमिली मेम्बर का आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया और उसमें आपने पाया कि हाँ मलेरिया फीवर या टाइफॉइड फीवर या फिर डेंगू फीवर या फिर चिकनगुनिया फीवर, ये फीवर आपको देखने को मिले, तो मैं 1 by 1 ट्रीटमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं आपको बताना चाहूँगा। सो सपोज दैट आपको मलेरियल पैरासाइट आपको ब्लड में देखने को मिला। जनरली 2 टाइप के पैरासाइट आपको देखने को कॉमनली फीवर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड वन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सो हमें चरक संहिता में डायरेक्टली ये बोला गया है कि कब तक ट्रीटमेंट करना है, कि प्राण अविरोधी नाम, जो हमें सबको पता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है एक दिमागी बुखार की तरह एक्ट करता है। तो हमें वहाँ पे देखने हैं पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स। अगर उसका मेंटल स्टेटस या कोई भी कन्वर्जेंस वाली कंडीशन नहीं है तो हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, कन्वर्जन, फिट्स या जितने भी मेनिंजाइटिस वाले प्रॉब्लम या कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्या बोला गया है, प्राण अविरोधी नाम। सो एज पर आयुर्वेदा चरक संहिता में डायरेक्टली बोला गया है कि कब तक ट्रीटमेंट करना है, जब तक पेशेंट पार्टी या आपके जो पेशेंट में प्राण अविरोधी वो कोई भी चिकित्सा हो जो प्राणों को हैम्पर ना करे। प्राण मतलब आपकी जो भी नेचुरल साइकिल है, जो फंक्शंस है ब्रेन्स के, क्योंकि सारे के सारे सेंटर्स जनरली ब्रेन में हैं। तो अगर सिम्टम्स ऐसे कन्वल्सन फिट्स नहीं देखने को मिलते तो हम ट्रीट करेंगे, अदरवाइज हमें उसको पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर देना है। देन बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है मलेरियल फीवर में। सो हमें देखना क्या है, हमें प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सो देखना है पेशेंट में हमें इसके साथ साथ बीइंग ए आयुर्वेदिक फिजिशियन हमें ये भी पता होना चाहिए उसमें मॉडर्न पैथोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। सो अगर स्टार्टिंग में आपको शुंठी कषाय आपने एज कंटिन्यू चला रहे थे, वो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज दैट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको देखने को उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिला, तो क्या करना है, फर्स्ट पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मतलब विबंध वाली कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होती है, देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें जाना है अमृतोत्तर कषाय। अमृता मतलब गुड़ची, जो आपको जनरली इजीली अवेलेबल है, और अमृतोत्तर कषाय आपको फार्मेसी में कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो अमृतोत्तर कषाय में हरितिकी है मेन, जो
अमृतोत्तर गुडुचि के साथ साथ उसमें एक और कंटेंट है हरितकी। ये क्या करता है, विबंध नाशक, मतलब हरितकी जो अनुलोमन बोला गया है उसी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या तो 20 ml TDS करेंगे, या सेकेंड वन दूसरा ऑप्शन है 5 ml एवरी 2 आवर्ली आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होगा पेशेंट में, क्योंकि गुडुचि तिक्त रस प्रधान है और ज्वर क्या है, पित्त समुद्भव व्याधि है, तो वहाँ पे ये बोला गया है कि पित्त समुद्भव व्याधि में जितने भी तिक्त रस प्रधान द्रव्य हैं उनको आप यूज़ करें, और वो वही क्या ज्वर हर की तरह काम करते हैं। सो अमृतोत्तर कषाय आप यूज़ करेंगे क्योंकि तिक्त रस प्रधान है, और साथ साथ में उसी अमृतोत्तर कषाय में हरितकी है जो अनुलोमन है, जो आपका कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है वो उसको सबसाइड करेगा। साथ साथ में अगर क्या और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो अगर हो सकता है पेशेंट में फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन मिले, या फिर पेशेंट को हो सकता है क्योंकि लेटर स्टेज में मलेरिया में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन काउंट भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जनरली मलेरियल फीवर में हीमोग्लोबिन जो है उसका ब्रेक डाउन होता है, और वो डंप कहाँ किए जाते हैं, स्प्लीन में। सो अगर आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को, या फिर फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन भी डेवलप हो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को आप द्राक्षा कषाय आप यूज़ करने को दे सकते हैं, द्राक्षा कषाय विद अमृतोत्तर कषाय। सो डिवाइडेड डोज हो जाएगा 10 ml द्राक्षा कषाय और 10 ml अमृतोत्तर कषाय टू प्रिवेंट फ्लैटुलेंस एंड इम्प्रूव आरबीसी प्रोडक्शन। या क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, मलेरिया फीवर है, वहाँ नेचुरल प्रोसेस है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होना कंफर्म है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको प्रमोट करने, आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए आप द्राक्षा कषाय का यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड वन, इसी डिजीज़ की पैथोलॉजी में, मलेरियल फीवर की पैथोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और वो कहाँ डंप किए जाते हैं, स्प्लीन में। सो स्प्लीनोमेगाली आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप की स्प्लीनोमेगाली जनरली देखने को मिलती है एज पर क्लिनिकली आपको ये असेस करना पड़ता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के बाद देखना है कि उसमें स्प्लीनोमेगाली किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। सो स्प्लीनोमेगाली को प्रिवेंट करने के लिए, स्प्लीनोमेगाली अगर डेवलप हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप किस मेडिसिन का आप यूज़ करेंगे, आप जाएंगे पिप्पली चूर्ण का प्रयोग करेंगे। पिप्पली चूर्ण जो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, सारी फार्मेसी जो जनरल फार्मेसी हैं वो ये पिप्पली चूर्ण आपको बनाती हैं, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली रेफरेंस वहाँ पे योग रत्नाकर में बताया है पिप्पली चूर्ण का एज ज्वर है, लेकिन चरक संहिता में यह भी बोला गया है कि रसायन अध्याय में पिप्पली चूर्ण को प्लीहोदर नाशनम, प्लीहोदर मतलब स्प्लीनोमेगाली का नाश करने वाली, और योग रत्नाकर में हमें ये रेफरेंस भी मिल जाता है कि पिप्पली को ज्वर हरि भी बताया गया है। तो हमारे यहाँ पे दोनों लॉजिक फिट बैठ गए हैं कि स्प्लीनोमेगाली अगर है तो डायरेक्ट रेफरेंस हमारा चरक संहिता रसायन अध्याय में भी है, और वहाँ उदर चिकित्सा में या प्लीहोदर वाली कंडीशन में वहाँ बताया गया है कि पिप्पली चूर्ण का आप यूज़ करें। तो पिप्पली चूर्ण का आपको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप सभी को पता है स्टैंडर्ड डोज 10 to 12 ग्राम स्टैंडर्ड डोज है पर डे की, तो उसको डिवाइडेड डोज में विद हनी आप पेशेंट को आफ्टर फूड एडवाइस कर सकते हैं 3 ग्राम या 2 ग्राम 2.5 ग्राम विद हनी 2 to 3 टाइम पर डे आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी मलेरियल फीवर की। अगर फैल्सीपैरम है तो जैसा मैंने पहले बोला, अगर तब तक आपको ट्रीटमेंट करता है प्राण अविरोधी, नाम चरक में डायरेक्टली मेंशन है प्राण अविरोधी, जब तक प्राण हैम्पर नहीं हो रहे हैं, आप उसकी पर्सन की जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तब तक ही पेशेंट को आपको ट्रीट करना है। अदरवाइज पेशेंट को आपको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिजीज़। अगर आपको फॉर एग्जांपल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 2-3 दिन तक आपको साथ साथ में, तो मलेरिया के फीवर में आपको क्या क्या चीज़ करना है, शुंठी कषाय कंटिन्यू करना है, साथ साथ में अगर बेबंद वाली कंडीशन है तो अमृतोत्तर कषाय शुरू करना है, और अगर वहाँ पे आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन है, ये जनरली सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं।
तो आपको द्राक्षा कषाय प्लस अमृतोत्तर कषाय आपको यूज़ करना है। साथ में ही अगर स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है, स्प्लीनोमेगाली को प्रिवेंट करने के लिए कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको पिपली चूर्ण का यूज़ करना है आफ्टर फूड विद हनी। अब आती है बात हमें जनरल नेक्स्ट फीवर बताया गया है कि अगर कोई फीवर इन्वेस्टिगेशन किया और आपको मिला कि वो पेशेंट डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा है, तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट हमें ये समझना है कि डेंगू फीवर एक्चुअली है क्या एज पर आयुर्वेदा। डेंगू फीवर कुछ नहीं है, सिर्फ रक्त पित्त वाला रक्त पित्त व्याधि है। क्योंकि चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग हृदय संहिता, जो संहिताएं हैं वहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। सो डेंगू फीवर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइप है रक्त पित्त का। हम उसको आयुर्वेदा के फॉर्म में उसको समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि डेंगू फीवर में भी स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, फीवर आता है, देन आफ्टर डिजीज प्रोग्रेस करती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो नेजल ब्लीडिंग हो, चाहे वो पेरेक्टल ब्लीडिंग हो, चाहे वो एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो, चाहे आई से ब्लीडिंग हो, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू फीवर में भी सेम चीज़ हमारी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय संहिता, वहाँ पे भी बताया गया है कि ज्वर के बाद जब रक्त पित्त को एक्सप्लेन किया गया, तो रक्त पित्त में भी वहाँ डायरेक्टली बताया गया कि रक्त पित्त में भी ऊर्ध्व रक्त पित्त हो सकता है, अधोग या तिर्यक, कहीं से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। डेंगू फीवर में एक कंडीशन है, वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है। प्लेटलेट एक्चुअली काम क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में हीमोग्लोबिन को एक साथ कंटिन्यू कराने के लिए। प्लेटलेट एक एग्रीगेशन फैक्टर है जो क्या करता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में बांधे रहता है। जब डिजीज़ ये पैथोलॉजी है डिजीज़ की कि लेटर स्टेज में डेंगू फीवर में होता है प्लेटलेट काउंट कम, उस कंडीशन में ही जब प्लेटलेट काउंट जब कम होगा तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर डेवलप होगा। सेम चीज़ वहाँ चरक संहिता में भी बताई गई है कि ज्वर फर्स्ट डेवलप होता है, देन रक्त पित्त डेवलप होता है, क्योंकि दोनों निदानार्थक रोग की तरह भी वर्क करते हैं, ज्वर से रक्त पित्त का होना। सो हमारी एक थ्योरी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है कि हमें ज्वर के बाद रक्त पित्त होना, ये डेंगू फीवर में हम उसको एज ए देख सकते हैं कि रक्त पित्त कुछ नहीं है, एक डेंगू फीवर की फॉर्म है। तो हमें करना क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि सिम्टम्स देखना है। स्टार्टिंग 2-3 डेज पेशेंट को आपको सेम शुंठी कषाय आपको चलाना है, क्योंकि ज्वर है, ज्वर आमदोष से उत्पन्न होता है और पित्त यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है। आप सिता का भी यूज़ कर सकते हैं शुंठी कषाय के साथ, क्योंकि वो पित्त शामक है और यहाँ पे ज्वर आम की वजह से डेवलप हो रहा है, सामदोष या आमदोष की वजह से डेवलप हो रहा है, तो उसमें आप शुंठी कषाय का आप यूज़ कर सकते हैं विद सिता। सो अब सेकेंड थिंग आती है, आपको करना क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। आपको देखना है कि चरक संहिता में डायरेक्टली बताया गया कि रक्त पित्त नाशक जो मेन जो ड्रग बताई गई है वो है वासा। वासा का यूज़ बताया गया कि वासा को एकल द्रव्य बताया गया रक्त पित्त चिकित्सा में, तो हम यहाँ पे भी वासा का यूज़ कर सकते हैं। बट हम पहले बात करते हैं कुछ और जो मेडिकेशंस हमारे अष्टांग हृदय संहिता में बताया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। अगर स्टार्टिंग फेज में कॉन्स्टिपेशन है तो आपको अमृतोत्तर कषाय और पटोल कटुकरोहिणी कषाय, पटोलादि कषाय या फिर मंजिष्ठादि कषाय, इनका आपको यूज़ करना है। ये हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम मिल रहे हैं तो अमृतोत्तर कषाय ले सकते हैं। पटोल कटुकरोहिणी आदि, पटोल कटुकी और रोहिणी तीनों ही क्या है, तिक्त रस द्रव्य हैं। तिक्त क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे। रक्त पित्त में क्या होता है, रक्त पित्त का अनुबंध दोनों सिमिलर हैं, तो रक्त पित्त नाशक के लिए हमें तिक्त रस औषधियों का यूज़ करना है। तो यहाँ पटोल कटुकी और रोहिणी तीनों ही तिक्त रस प्रधान द्रव्य हैं, तो हमें इसका भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें
नहीं मिलता है पटोल कटकरोनियादि कषाय, तो आप चाहे तो मंजिष्ठादि कषाय के कषाय को ले सकते हैं, या फिर पटोल आदि कषाय। पटोल पटोल मतलब परवल गोभी तिक्तरस प्रधान द्रव्य है, तो इनका कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं सारे। अगर सपोज दैट आपको 3 कषाय मिल गया, अमृतोत्तर कषाय, पटोल कटकरोनियादि कषाय और मंजिष्ठादि कषाय, तो इनका आपको 7 ml आपको लेना है TDS डोज में, या फिर तीनों को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन में 5 ml आपको यूज़ करना है, एवरी 2 आवर्ली आपको यूज़ करना है। अब आती है बात कि अगर ये क्योंकि एक्चुअली मेन रोल क्या है यहाँ पे, जितना भी एग्रीगेशन फैक्टर है, जो हमारा प्लेटलेट जो काउंट कम हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वासा का यूज़ कर सकते हैं। तो वासा एक्चुअली है क्या, वासा जो प्लांट है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है कि वासा का कैसे यूज़ करना है और कैसे रक्त पित्त में काम करता है, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है ये वैद्य टू वैद्य, डॉक्टर टू डॉक्टर ये डिफर करे। सो जो वासा होता है, वासा प्लांट, जब आप उसको चेक करेंगे, उसमें लेटेक्स लाइक मटेरियल उसमें आपको देखने को मिलता है। लेटेक्स लाइक मटेरियल होता है जो क्या करता है मेरे अकॉर्डिंग, कि जब पेशेंट को हम ये वासा फॉर्मुलेशन आप इसी फॉर्म में देते हैं, तो जो लेटेक्स लाइक मटेरियल होता है वो क्या करता है, जो आपकी एंडोडर्म वाली लेयर है ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे एक कोटिंग या शीथ डेवलप करता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड जो ऊज होना होता है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। तो वासा का मेरे अकॉर्डिंग ऐसे वर्क करता है मोड ऑफ एक्शन, कि वासा जो उसमें जो लेटेक्स लाइक मटेरियल है वो क्या कर रहा है, जो ब्लड वेसल में जाके वहाँ पे एक शीथ डेवलप कर रहा है। शीथ जो क्या करती है, जो प्रिवेंट करती है ब्लड को ब्लड वेसल से बाहर आने के लिए। सो हमारे एग्रीगेशन जो फैक्टर है, क्योंकि ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स भी, तो हमने क्या किया, अगर शीथ एक डेवलप कर दी हो गई, तो ब्लड के साथ साथ जो प्लेटलेट भी जो बाहर आ रहे थे, कम हो रहे थे, जो बाहर आ रहे थे, तो वो भी उसको भी प्रिवेंट करने में हमें हेल्प होगा। तो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए वासकासव या वासकारिस का आप यूज़ कर सकते हैं, या वासा अवलेह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड फॉर्म मिलती है आपको डेंगू फीवर के साथ साथ एक और फॉर्म है सिमिलर वेक्टर है, जो चिकनगुनिया फीवर आपको चिकनगुनिया वाला फीवर आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। तो अगर चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया में फीवर होता है विद मल्टीपल जॉइंट पेन, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फीवर तो पेशेंट में होगा ही, लेकिन साथ साथ में मल्टीपल जॉइंट पेन हो सकता है पेशेंट में। पेशेंट कंप्लेन करे आपके पास कि मेरे लार्ज जॉइंट्स में पेन है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, या फिर फिंगर्स के जॉइंट्स में पेन है, तो ये चिकनगुनिया का डायरेक्ट सिम्टम देखने को आपको पेशेंट कंप्लेन करता है कि ये सिम्टम उसमें देखने को मिले। तो चिकनगुनिया फीवर को हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ट्रीट करेंगे, जो हमारे जो मैंने अभी ऊपर जो कषाय बताए वो आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ है। डेंगू और चिकनगुनिया लगभग सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, सिमिलर वेक्टर है, एक ही फैमिली के वेक्टर की वजह से ये हो रहा है। बट वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर था और यहाँ पे आपको जॉइंट पेन देखने को मिलता है, लेकिन फीवर परसिस्ट रहता है। तो फीवर को प्रिवेंट करने के लिए आप चाहो तो अमृतोत्तर कषाय, पटोल कटकरोनियादि कषाय, पटोलादि कषाय और मंजिष्ठादि कषाय आप यूज़ करेंगे। साथ साथ में होता क्या है, जॉइंट पेन यहाँ पे जो आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग है, 2 वजह से वहाँ पे पेन आपको जॉइंट पेन देखने को मिलता है। फर्स्ट कंडीशन हो सकता है ये जॉइंट पेन आपका साम दोष की वजह से हो, जहाँ आम दोष क्या करते हैं, जॉइंट में सल्टर करते हैं, जॉइंट में स्थान संशय करते हैं और वहाँ पे जॉइंट पेन डेवलप करते हैं। सेकेंड थिंग, आवरण की वजह से भी जॉइंट पेन डेवलप होता है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, एक साम या आम दोष की वजह से। हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर साम दोष की वजह से जॉइंट पेन हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, स्कीम जो शुंठी कषाय है वो कंटिन्यू आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है कि शुंठी कषाय आम दोष पाचन करता है, दीपन पाचन के साथ साथ आम दोष का भी वो पाचन करता है। तो हमें अगर जॉइंट पेन साम दोष की वजह से है, आम दोष की वजह से है, तो इसमें आपको शुंठी कषाय का ही यूज़ करना है। अगर
ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट अगर जॉइंट पेन बिकॉज ऑफ आर्म दोष है तो पेशेंट को आप शुंठी कषाय दीजिए, 3-4 दिन तक पेशेंट को जॉइंट पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो दैट मीन्स वो आर्म दोष की वजह से है। अगर फिर भी पेशेंट में जॉइंट पेन स्टिल परसिस्ट रहता है तो क्या करना है, तो हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ आवरण। तो आवरण का कॉन्सेप्ट जो चरक चिकित्सा 28 चैप्टर में आपको आवरण का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया गया है। तो आवरण को हटाने के लिए हमें चरक संहिता सांग्रदा संहिता दोनों में डायरेक्टली बताया गया कि आवरण को खत्म करने के लिए बेस्ट ड्रग एरंड तेल बताया गया है, एरंड तेल। तो पेशेंट को क्या करना है, एरंड तेल का यूज करवाना है, क्योंकि एरंड क्या करता है, आवरण को तोड़ता है। जहाँ भी आवरण का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से अगर ज्वाइंट पेन है तो उसको वो खत्म करेगा। तो एरंड तेल को आपको पेशेंट को विद ल्यूक वार्म वाटर आपको देना है। उससे कुछ दिन में 3 या 4 दिन में पेशेंट को ज्वाइंट पेन में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन साथ साथ में जो मैंने ऊपर जो कषाय बताए हैं वो आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम फैमिली का वेक्टर की वजह से ये चिकनगुनिया फीवर डेवलप होता है। तो अमृतोत्तर कषाय, पटोल कटुक आदि कषाय, पटोल आदि कषाय या मंजिष्ठ आदि कषाय, कोई भी 2 कषाय 3 कषाय इनका कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं जो इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। अब लास्ट जो टाइप का जो फीवर हमें देखने को मिलता है, टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर क्या है, आयुर्वेदा में बोला गया है कि एक आंतरिक ज्वर है, इंटेस्टाइनल फीवर है। पेशेंट और हम सबको पता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये डेवलप होता है। यहाँ पे पेशेंट में मेनली क्या करना है, थोड़ा सा डाइट पैटर्न को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटेस्टाइनल फीवर है। लेटेस्ट स्टेज में इंटेस्टाइनल परफोरेशन पेशेंट में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा डिजीज़ पैटर्न को भी हमें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, चीज़ें देखने को मिलेंगी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में। कि टाइफॉइड फीवर में जनरली आपको लेटर स्टेज में 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद रोजी स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। एब्डोमेन में रेड कलर के स्पॉट्स हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं वहाँ पे पित्त दोष का अनुबंध हो रहा है। तो हमें अकॉर्डिंगली मेडिसिन मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा पैथोलॉजी को हम थोड़ा समझें। फीवर पेशेंट में परसिस्ट रहता है, पेशेंट में डाइट जो है वो बहुत डिमिनिश हो जाती है, जो उसकी हंगर होती है बिल्कुल सबसाइड हो जाती है, पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मे भी कॉन्स्टिपेशन मिलता है, मे भी डायरिया पेशेंट में देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है। और हम सबको पता है कि टाइफॉइड फीवर में जो स्टेप लैडर टाइप का पैटर्न आपको फीवर का देखने को मिलता है। स्टेप लैडर पैटर्न आप चाहें तो देखिएगा, आपको मैं मॉडर्न पार्ट में नहीं जाऊंगा, एक बारी आप पैथोलॉजी की जो बुक है उसमें स्टेप लैडर पैटर्न दिखिएगा। तो अगर पेशेंट में आपके पास टाइफॉइड फीवर का आ रहा है तो आपको क्या करना है, जनरली थोड़ा इसमें टाइफॉइड फीवर में ट्रीटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़े लंबे टाइम तक चलता है। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और पेशेंट पार्टी को डायरेक्टली बोलना है कि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट को मैनेज करना है। अमृता रिस्ट जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, अमृता रिस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। अमृता मतलब गुडुची, वही सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रिंसिपल है। यहाँ पे आपको शुंठी कषाय नहीं देना है। शुंठी कषाय क्या करेगा, आमपाशन करेगा। हो सकता है पेशेंट में समटाइम अनुबंध मंदाग्नि का हो और मंदाग्नि का ना हो, कॉन्स्टिपेशन वाली करनी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें शुंठी कषाय को अवॉइड करना है। थोड़ा तीक्ष्ण द्रव्य होता है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल फीवर है। तो हमें अमृता रिस्ट का यूज़ करना है। अमृता रिस्ट आप 5 ml एवरी 2 आवर्ली दे सकते हैं, या फिर 20 ml आफ्टर फूड TDS फॉर्म में दे सकते हैं। हाँ, पेशेंट में अगर फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन डेवलप है, हो सकता है पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर वहाँ एसोसिएटेड सिम्टम आपको फ्लैटुलेंस वाला सिम्टम देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको द्राक्षारिष्ट का यूज़ करना है। क्योंकि द्राक्षारिष्ट क्या है, द्राक्षारिष्ट आपका द्राक्षा जो फ्लैटुलेंट एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट की तरह काम करता है, तो द्राक्षारिष्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो द्राक्षारिष्ट के साथ साथ आप अभयारिष्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट में लेटेस्ट स्टेज में रोजी स्पॉट देखने को मिलता है
तो चंद्रकला रस जो पित्त शामक है, तो चंद्रकला रस का आप यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में आपको गुड़चि खनबटी आपको ईजिली मिलेगी, आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ में पेशेंट को चलाने को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एक आज मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कैसे एज पर आयुर्वेदा हमें फीवर को समझना है, ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास कई सारी एन नंबर ऑफ मेडिसिन है जिसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट क्या है कि अगर हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है तो हम इसकी दूसरी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट अमृतोत्तर कषाय नहीं तो अमृतारेस हम आप यूज़ कर सकते हैं। पटोल कटोरेनादि के हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, मल्टीपल फॉर्म्स हमारे पास हैं अलग अलग कंपनियों के। लेकिन एलोपैथिक में क्या है, सिर्फ हमारे पास एंटी पायरेटिक जो ड्रग है पैरास्टामोल, और जो अदर जो स्पेसिफिक मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल जो कॉम्बिनेशन है, एंटी मलेरियल जो कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे टारगेट मेडिसिन है। यहाँ पे टारगेट मेडिसिन नहीं, यहाँ पे ये बात होती है कि आपको कैसे उस चीज़ को अप्रोच करना है, कैसे डील करना है। तो बेनिफिट हमारे पास आयुर्वेदिक स्कॉलर्स के पास ये है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू युक्ति बुद्धि पश्यति अभावन बहुकर्ण योगजान, जो आपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक ये पढ़ा है कि बुद्धि क्या करेगी, एनालाइज करेगी, डिफरेंट फॉर्मुलेशन बना सकते हैं आप। तो आपकी सब बुद्धि पे ही डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धि ऑफ वैद्य आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और आयुर्वेदा को प्रमोट कर सकते हैं। और फीवर को, जो जनरल फीवर हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके फीवर को हम टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।